भारत से पंगा लेकर मालदीव्स फंस गया है। उसे अपनी गलती का एहसास होता नजर आ रहा है, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है। बड़ी संख्या में भारतीय मालदीव्स की अपनी यात्रा रद्द कर रहे हैं। और तो और टूर एंड ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप ने तो मालदीव्स के लिए सभी बुकिंग रद्द कर दी हैं। कंपनी आगे भी मालदीव्स के लिए कोई बुकिंग नहीं लेगी। जितनी भी हमारी प्रायर बुकिंग हो चुकी है मालदीव्स को, वो हम ऑनर करेंगे। जो कि नई बुकिंग्स होगी उसके लिए हम कोई भी टिकट्स नहीं बना रहे हैं। इंडिया से जैसे मैंने बताया लगभग 3 लाख लोग मालदीव जाते थे, तो वो अब फैसिलिटी ईज माई ट्रिप को उपयोग नहीं कर पाएंगे। Lakshadweep has seen a remarkable 3400% increase in searches ever since our honorable PM visited the islands. देश के छोटे ट्रैवल एजेंट्स का भी कहना है कि जिन लोगों ने मालदीव्स जाने के लिए फ्लाइट्स बुक की थी, वो अपनी छुट्टियां रद्द कर रहे हैं। आफ्टरनून अप्रोक्सीमेट 2 o'clock तक मेरे पास 15 कैंसिलेशन आई है। ऑल टुगेदर में 25 बुकिंग थी मेरे पास। साल 2023 में 1,93,000 से ज्यादा भारतीय मालदीव्स गए थे। मालदीव्स में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भेजने वाले देशों में भारत का स्थान दूसरा है। और यही वजह है कि नुकसान होता देख मालदीव सरकार बैकफुट पर आ गई। उसने तुरंत बड़ी कार्रवाई की। मालदीव सरकार ने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया, जिन्होंने भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इन तीनों मंत्रियों के नाम हैं मरियम श्यूना, मालशा और हसन जिहान। मालदीव सरकार ने इस मामले पर बयान भी जारी किया और कहा कि मंत्री की गई टिप्पणी उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है और ये सरकार की भाषा नहीं है। It is important that the government of Maldives issue a formal apology to the Indian people. The remarks by the minister are simply just shameful. राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर इस मामले को बढ़ने से रोकने की कोशिश की है। मुइज्जू को डर है कि कहीं उनके मंत्रियों के बयान का असर मालदीव्स की अर्थव्यवस्था पर न पड़ जाए, जो पूरी तरह से टूरिज्म पर आधारित है। लेकिन भारत सरकार ने मालदीव्स के तीनों मंत्रियों के आपत्तिजनक विवाद को लेकर सख्त तेवर अपनाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मालदीव्स के उच्चायुक्त को तलब किया, जिसके बाद मालदीव्स के हाई कमिश्नर इब्राहिम साहिब दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय साउथ ब्लॉक पहुंचे। उन्होंने मालदीव्स की तरफ से सफाई दी और ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने तीनों मंत्रियों को बर्खास्त किए जाने की जानकारी भी दी है। दूसरी तरफ मालदीव्स ने भी भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर को माले में तलब किया और उनसे भारत सरकार के इस मामले में रुख जानने की कोशिश की। इन सब हलचल के बीच चीन के समर्थक माने जाने वाले मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू 5 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे और इस दौरान वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। विदेश मामलों के जानकारों का मानना है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन के हाथों कठपुतली बने हुए हैं। चाइना जो है वो उनको ऋण के अंदर फंसा रहा है। $1.2 बिलियन का ऋण मालदीव्स ने चाइना को देना है। ऐसी परंपरा रही है कि मालदीव्स में चुनाव में जीतने के बाद अक्सर राष्ट्रपति सबसे पहले भारत के दौरे पर आते थे, लेकिन नवंबर 2023 में मालदीव्स के राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद मुइज्जू ने इसके ठीक उलट कूटनीति अपनाई। सबसे पहले उन्होंने तुर्की का दौरा किया और अब वो चीन के दौरे पर हैं। मालदीव्स के मंत्रियों के आपत्तिजनक बयान के बाद बॉलीवुड के कई कलाकार भी मालदीव्स के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। कई फिल्मी हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप जाने की पहल का समर्थन करते हुए मालदीव्स पर निशाना साधा और इसमें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी शामिल हो गए हैं। अमिताभ बच्चन ने पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की लक्षद्वीप वाली पोस्ट को बढ़ाते हुए कहा, मैं लक्षद्वीप और अंडमान गया हूं और वे आश्चर्यजनक रूप से सुंदर जगह हैं। हैरान करने वाले समुद्र तट और पानी के नीचे का अनुभव। हम भारत हैं, हम आत्मनिर्भर हैं। हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए। जय हिंद। सलमान खान ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, लक्षद्वीप के खूबसूरत, स्वच्छ और आश्चर्यजनक समुद्र तटों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देखना बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमारे भारत में हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की प्रतिक्रिया कांग्रेस के कुछ नेताओं को पसंद नहीं आई। हम अपने इंडिया के साथ में खड़े, परंतु ये जो सितारे बोलते हैं ना, इन सितारों को जो देश में क्राइम बढ़ता है नहीं दिखाई देता। अरे भाई, लक्षद्वीप के आसपास मणिपुर भी हमारे देश में। आज तक कितने सितारों ने मणिपुर पे बोला है? किसी एक का नाम लेके बताएंगे? बॉलीवुड के सितारे अक्षय कुमार, अजय देवगन, श्रद्धा कपूर, जॉन इब्राहिम सहित कई फिल्मी सितारों ने भी मालदीव्स का विरोध करते हुए लक्षद्वीप जाने की अपील की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार 4थी बार प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। आम चुनावों से विपक्ष के बहिष्कार के बीच शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग को 2/3 बहुमत हासिल हुआ और पहले से लगभग तय मानी जा रही शेख हसीना की जीत पर मुहर लग गई। बांग्लादेश आवामी लीग ने 299 में 200 से ज्यादा सीट पर जीत दर्ज कर ली है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बार फिर गोपालगंज 3 संसदीय सीट से शानदार जीत हासिल की
उन्हें 2,49,965 वोट मिले, जबकि उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी बांग्लादेश सुप्रीम पार्टी के एम निजामुद्दीन लश्कर को महज 469 वोट ही मिले। हालांकि विपक्ष के बहिष्कार के बीच बांग्लादेश में इस बार करीब 40% मतदान हुआ, जबकि पिछले चुनावों में यह आंकड़ा 80% था। लेकिन इस एक तरफा जीत के साथ शेख हसीना का बतौर प्रधानमंत्री ये 5वां कार्यकाल होगा। बांग्लादेश में बैलेट के जरिए मतदान हुआ, जिसकी गिनती अभी भी जारी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक चुनाव आयोग आज देर रात तक चुनावी नतीजों पर अंतिम आधिकारिक घोषणा कर सकता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 1986 के बाद से 8वीं बार गोपालगंज 3 सीट से संसद पहुंची। इस जीत ने 76 साल की शेख हसीना को बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली नेता बना दिया, जिसका श्रेय बांग्लादेश की हिंदू आबादी को भी जाता है। शेख हसीना की पार्टी ने इन आम चुनावों में 200 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया है और इस जीत में बांग्लादेश के 10% हिंदू निर्णायक भूमिका में रहे, जिन्होंने शेख हसीना के समर्थन में जमकर वोट डाले। बांग्लादेश की कई सीटें ऐसी थीं जहां 20 से 40% तक हिंदू वोटर थे। आबादी के आंकड़े ये भी बताते हैं कि बांग्लादेश में जिन सीटों पर हिंदू आबादी खतरे में है, वहां खुलकर शेख हसीना को वोट दिए गए। वहीं जीत के बाद शेख हसीना ने सन 1971 और 1975 में भारत से मिले समर्थन की सराहना करते हुए मजबूत दोस्ती का जिक्र किया। India we consider our next door neighbor and we have many problems but we solve it through bilaterally. I really appreciate that with neighbor we have wonderful relationship. जीत के बाद विपक्ष पर पलटवार करते हुए शेख हसीना ने कहा कि उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि बांग्लादेश के लोगों ने इस चुनाव को स्वीकार किया या नहीं। बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी BNP ने लोगों से चुनाव से दूर रहने की अपील की थी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की लगातार चौथी प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। बांग्लादेश में 7 जनवरी को हुए आम चुनाव, जिसके नतीजे पहले से ही तय माने जा रहे थे, क्योंकि मुख्य विपक्षी दलों का चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। चुनाव बहिष्कार के लिए उनके पास एक नहीं कई वजह थी। बांग्लादेश के सबसे बड़े विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP ने अपने बड़े नेताओं के जेल में या निर्वासित होने के कारण चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके सहयोगी दल लगातार शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। विपक्ष की दलील है कि उनको प्रधानमंत्री शेख हसीना पर भरोसा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि शेख हसीना निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाएंगी। विपक्षी दलों की मांग थी कि शेख हसीना पद छोड़ दें और एक अंतरिम सरकार की निगरानी में चुनाव करवाया जाए, लेकिन शेख हसीना ने विपक्ष की सभी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया। प्रमुख विपक्षी दलों के बहिष्कार के बावजूद करीब 27 राजनीतिक दलों के 1500 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरे। इसके अलावा 436 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनाव लड़ा। शेख हसीना साल 2009 से लगातार सत्ता में बरकरार है। 1996 में वो पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चुनी गई थी। देश भर में ठंड का जो सीजन है वो चरम पर है। श्रीनगर में तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे चला गया। जनवरी का दूसरा हफ्ता शुरू होने के साथ ही ठंड भी बढ़ने लगी है। श्रीनगर में 0 से नीचे तापमान जाने के बाद डल झील जम गई, तो वहीं रात होते ही उत्तर भारत के राज्यों में कोहरे का असर दिखने लगता है। घने कोहरे की वजह से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलट गई। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। बताया गया कि सड़क पर कोहरे की वजह से बस का संतुलन बिगड़ गया था। देहरादून के वेटलैंड संरक्षण रिजर्व में साइबेरियन पक्षी आए हैं। ठंड के सीजन में हर साल ये पक्षी साइबेरिया से 5000 मील का सफर करके भारत की ओर आते हैं। पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अब 3 हफ्तों से भी कम समय बचा है। इसके लिए दिल्ली में तैयारियां जारी हैं। कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को होने वाली परेड की रिहर्सल की गई। बिल्किस बानो केस में समय से पहले रिहा हुए सभी 11 दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार के सजा माफी के फैसले को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में रिहा किए गए 11 दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर जेल के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। इससे पहले सभी दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए गुजरात सरकार का फैसला रद्द कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वही राज्य दोषियों की माफी याचिका पर फैसला ले सकता है। महाराष्ट्र में ट्रायल चलने के कारण फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं है। कोर्ट के मुताबिक इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को फैसला लेने का अधिकार है। फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा, ताकि रूल ऑफ लॉ का पर जो इस देश टिका हुआ है, कोई भी हो उसमें
लॉ सबके ऊपर बराबर चलेगा। बिल्किस बानो केस के सभी 11 दोषियों को अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विपक्ष के कई नेताओं ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अदालत के इस फैसले से हमारी बहन बेटियों को न्याय मिला है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि अदालत का ये फैसला उन लोगों के लिए सबक है जिन्होंने इन अपराधियों की अवैध रिहाई में मदद की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, न्यायपालिका पर फिर से स्थापित कर दी है। वृंदा करात ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जाहिर की। बर्बर अपराध के दोषी जो दोषी पाए गए हैं उनका जगह केवल जेल में है। बिल्किस बानो के परिवार और उनके पड़ोसियों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष के कई नेताओं ने बीजेपी को घेर लिया। कई विपक्षी नेताओं ने इस पर बीजेपी से जवाब देने की भी मांग की, जिनमें AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में कोई भी सरकार किसी बलात्कारी को ऐसे नहीं छोड़ेगी। अब बीजेपी इस जजमेंट के बाद खामोश क्यों है? आज बीजेपी को खामोशी तोड़नी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि अंततः न्याय की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप की शिकार बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई रद्द कर दी है। इस आदेश से भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी नीतियों पर पड़ा हुआ पर्दा हट गया है। इस आदेश के बाद जनता का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत होगा।